दोस्तों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। सबसे पहले अपने चैनल के मोटोस रिपीट कर दूं। नंबर 1, भगवान पे अटूट विश्वास। नंबर 2, नेचर के साथ रहना, कुदरत के क्लोज रहना। नंबर 3, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी को पास नहीं फटकने देना। कोई शब्द नेगेटिव अपने मुंह से नहीं निकालना, ना दूसरे के बारे में ना अपने बारे में। इसके बाद हम आज बात करते हैं, ये आपने बहुत चर्चा में आजकल NLP NLP NLP। जिस तरफ देखो यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं NLP बहुत कॉमन हो गया है। और कई बार सोचते हैं कि NLP एग्जैक्टली होता क्या है। मेरे दिमाग में भी बहुत से सवाल NLP के बारे में। हर शहर में NLP के कोच आ चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आज हमने दावत दी एक ऐसे ही NLP कोच को जो कि 15 साल से इस दिशा में काम कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। और उन्हीं से पूछेंगे कि NLP क्या होता है, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में ये चेंज लाता है, पॉजिटिव चेंज लाता है। तो वेलकम जी वेद प्रकाश जी। थैंक आपका यू बहुत जीएस बहुत पाजी, स्वागत। बहुत आपने बहुत बढ़िया आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। यू वेरी वेल, थैंक यू फॉर कमिंग। तो पहले हमें सिंपल भाषा में बताइए कि NLP होती क्या है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि सारी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं, जी। राइट। हम दुनिया में फंक्शन भी इस माइंड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेकिन ये माइंड एक्चुअली काम कैसे करता है, ये साइंस कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, कभी हमें सिखाया नहीं गया। ठीक है। अगर आप स्कूल कॉलेजेस को देखें तो स्कूल में जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी में हमें ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया जाता है। जी। और ब्रेन हार्डवेयर है। ठीक है। जैसे एक लैपटॉप है वो हार्डवेयर है, लेकिन लैपटॉप के अंदर जब तक हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम उस हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक जिंदा इंसान और एक मरे हुए इंसान में क्या डिफरेंस है? ब्रेन दोनों के पास है, लेकिन जिंदा के पास माइंड भी है, ब्रेन के अंदर थॉट्स चल रहे हैं, फीलिंग्स चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो मरा हुआ इंसान है उसके पास ब्रेन तो है लेकिन माइंड नहीं है। ठीक है। राइट। तो NLP क्या साइंस है? ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि ये जो ह्यूमन माइंड है ये एक्चुअली काम कैसे करता है। हमारे जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर हैं, बिलीव्स, वैल्यूज़ हैं, ये सारी डेवलप कैसे होती हैं। और अगर इनमें से कुछ चीज़ें हमारे फेवर में काम नहीं कर रही तो हम इन्हें बदल कैसे सकते हैं। अच्छा, बदल भी सकते हैं। डेफिनेटली बदल सकते हैं, ये पहले पूरा साइंस है। NLP का फुल फॉर्म क्या होता है? NLP का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, माइंड के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरो माइंड से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो हम शब्दों से भी कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो लैंग्वेज में दोनों चीज़ें आ गई। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेप्स जिससे हम किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो हर चीज़ के लिए किसी एक एल्गोरिदम की ज़रूरत है, किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की ज़रूरत है। तो हमारी ज़िंदगी में भी जो भी हम रिजल्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए बैकग्राउंड में कोई प्रोग्रामिंग है। जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि जीएस पाजी आप अपना नाम लिखिए जी, तो आप फटाक से एक पेन उठाएंगे। अगर आप राइट हैंडर है तो राइट हैंड से नाम लिखेंगे, लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से नाम लिखेंगे। और इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही। लेकिन ऑटोमेटिकली ये काम हुआ नहीं है। माइंड ने ये काम इसलिए किया क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। और ये इतना कमाल का है कि अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपको पता है आपका नाम क्या है, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, हर शब्द को लिखते कैसे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अभी इसी नाम को आप लेफ्ट हैंड से लिखिए तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। जबकि कॉन्शियसली सारी चीज़ें पता है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, राइट हैंड से लिखने की प्रोग्रामिंग है, लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रोग्रामिंग नहीं है। ओके। तो NLP वो साइंस है जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हम अपने माइंड को अपनी लैंग्वेज, वर्बल और नॉन वर्बल, ये दोनों से प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम तो होता ही रहता है, रीप्रोग्राम कर सकते हैं वो रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए जो रिजल्ट हम अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं। तो कुदरत की तरफ से जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हमारे माइंड की हो चुकी है तो उसको आप अल्टर कर देते हैं? एक्चुअली कुदरत की तरफ से प्रोग्रामिंग नहीं होती। अच्छा। कुदरत ने जब हमें बनाया है तो हमें ब्रेन दे के भेजा है, ठीक है। ऊपर वाले ने, राइट। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन सबका लगभग एक जैसा होता है। लेकिन हर इंसान की क्या सक्सेस का लेवल एक होता है? नहीं। हैप्पीनेस का लेवल एक होता है? नहीं। तो हर इंसान की सक्सेस का लेवल अलग है, हैप्पीनेस का अलग लेवल है, पीस का अलग लेवल है, रिलेशनशिप की क्वालिटी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है अगर वो कुदरत करके देती
तो कुदरत तो वाह, इम्पार्शियल है, ठीक है। सबके लिए सारी चीज़ें एक जैसी बना के दे देती। राइट। तो कुदरत ने हमें ब्रेन दिया है और हमें इस ब्रेन के अंदर जो प्रोग्रामिंग करनी है, जो माइंड को डेवलप करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसे नहीं समझते तो हम अपने इन्वायरमेंट से प्रोग्राम हो जाते हैं। यानी कि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है। आप वैसे ही सोचने लगते हैं जैसे आपके आसपास के लोग सोचते हैं, आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा आसपास के लोग करते हैं। तो अगर वो चीज़ें हमारे फेवर में काम कर रही हैं, हमारी लाइफ को बेहतर बना रही हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बेहतर नहीं बना रही, सपोज करिए हमारे पास काम को टालने की आदत है कहीं ना कहीं जी, अंदर, जी। और अगर हम काम को कल पे टालते हैं तो हमारी ज़िंदगी क्वालिटी अच्छी तो हो नहीं रही, उससे ख़राब हो रही है। और अगर हम इसे बदलना चाहें तो हमें प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्शियसली तो वो इंसान भी जानता है ना कि भाई ये आदत मेरे लिए अच्छी नहीं है। जी। जो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले रहा है जो उसको ट्रैंकुलाइज कर दे रहा है, उसे भी पता है कि ये नहीं करना चाहिए। कई बार वो छोड़ना भी चाहता है, राइट। लेकिन उसके माइंड के अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, जो पैटर्न बने हुए हैं, उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाता। और प्रोग्रामिंग को चेंज करना हमें प्रॉपरली कभी सिखाया नहीं गया है। तो आपका मतलब कहने का है कि जो ब्रेन है उसका हार्डवेयर जो है हमारा भगवान की तरफ से हार्डवेयर आता है, सिर्फ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर हमने डालना होता है। बिल्कुल, तो अलग अलग इंसान अलग अलग सॉफ्टवेयर उस पर डाउनलोड करते हैं, तो आप एग्जैक्टली, उसको हेल्प करते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्कुल, डाउनलोड किया जाए, देसी भाषा में अगर ऐसा समझ लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि जो इंसान, आप जैसे आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ के कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो आज एवरेज रह गए या जी, अनसक्सेसफुल रह गए। जी। उनके में और आप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या थिंकिंग का नहीं है? बिल्कुल यही है, यही तो है। इसका मतलब कि आप जैसे सिचुएशंस को देखते हैं, जैसे आप बिहेव करते हैं, और जैसे वो सिचुएशन को देखते हैं, वो बिहेव करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। इसी वजह से तो रिजल्ट्स बदल गए ना। हम्म। अगर वो इंसान आपके जैसी थिंकिंग सीख ले और इम्प्लीमेंट करने लगे तो उसके रिजल्ट सेम रहेंगे या बदल जाएंगे? बदलेंगे। तो इसका मतलब अगर हम अपने माइंड को बदल लेंगे तो राइट। हमारे रिजल्ट्स बदल जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छे से। तो कौन से तरह के लोग आपके पास आते हैं अपना माइंड बदलवाने के लिए, जिनको अवेयरनेस होती है कि उनके सॉफ्टवेयर को कुछ चेंज करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या कि कोई मंद बुद्धि वाले लोग हैं वो आते हैं? किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भाजी। इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइंस है एनएलपी, पहले तो बहुत सारे लोग इसके बारे में प्रॉपरली जानते नहीं हैं, हम्म। क्योंकि ये एक साइंस है, इसे समझना पड़ता है। ये कुछ कुछ साइकोलॉजी जैसा है। अच्छा। मतलब एग्जैक्टली साइकोलॉजी नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी की जो अप्रोच होती है वो होती है एनालिटिकल। ठीक है। साइकोलॉजी में एनालिसिस ज़्यादा करते हैं हम्म। और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। एनएलपी की जो अप्रोच है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, कि राइट। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कैसे आएगा, है अच्छा। ना। जैसे सपोज करिए किसी को डिप्रेशन है, हम्म। तो साइकोलॉजी उसे स्टडी करेगा कि इसे डिप्रेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिन लोगों के बीच में डिप्रेशन कॉमन होता है उनके अंदर क्या होता है, उनके बिहेवियर में क्या होता है, ये सारा एनालिसिस साइकोलॉजी राइट। मेनली करेंगे, साइकोलॉजिस्ट करेंगे, और उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे, चीज़ें बताएंगे। एनएलपी में क्या होता है, हम कहते हैं अच्छा आप डिप्रेस्ड फील करते हो, कोई बात नहीं, आप ये बताओ आप फील कैसा करना चाहते हो। अब वो अच्छा। इंसान कहता है कि मैं तो अच्छा फील करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि नेगेटिव थॉट आए। तो एनएलपी उसे उस रिजल्ट के लिए हेल्प कर सकती है। अच्छा। तो जो लोग एनएलपी जानते हैं, जो एनएलपी को समझते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे क्लोज वन में कोई ऐसा इंसान है जो परेशान है, तो हम उसे किसी एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास ले जाते हैं और वो उसे हेल्प कर देंगे। मेरे पास भी ऐसे लोग अप्रोच करते हैं, तो मुझे उन्हें मना करना पड़ता है। मैं कहता हूँ इसमें आप उन्हें ठीक कराना चाहते हो, जिसे अच्छा, आप अच्छा, ठीक अच्छा। कराना चाहते हो उससे पूछो वो ठीक होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। राइट। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होना चाहता तब तो मैं आपकी बिरादरी का पर्सन हूँ, कि आप बिल्कुल भी सही। उसे ठीक करना चाहते हो, मैं भी उसे ठीक करना चाहता हूँ, और वो हाँ, ठीक होना नहीं चाहता, हाँ, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। अच्छा। वो मेरी बात सुनने के लेवल पे आ जाए, वहाँ तक आप उसे अगर कन्विंस कर सके कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, तब मैं हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा। तो इस तरह के लोग होते हैं। और उसके अलावा वो लोग होते हैं जो इस साइंस को धीरे धीरे समझ रहे हैं, उन्होंने मोटिवेशन पढ़ा, उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ें पढ़ी, कहीं कहीं से करते करते उन्हें एनएलपी के बारे में पता चला कि ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सारे ट्रेनर्स बैकग्राउंड में एक साइंस को यूज़ करते हैं जो एनएलपी है। कई बार ये इसका नाम नहीं लेते क्योंकि उनको अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, भाई अच्छा। अंडरस्टूड है, सीधी सी बात है। तो क्या है कि ऐसे लोग जब समझ जाते हैं कि एनएलपी जैसा कोई साइंस है और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ, तब उन्हें लगता है कि ये कुछ सीखने जैसी चीज़ है। तो ऐसे लोग जिन्हें इसकी कुछ
लेवल तक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, या जैसे अभी आपका पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे, कुछ लोगों को इंटरेस्ट आएगा, वो एक्सप्लोर करेंगे ओवर द इंटरनेट कि भैया क्या होता है ये। तो जब एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई साइंस ऐसा है जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मतलब मेरे साथ सपोज करिए एनजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, नेगेटिव थिंकिंग का, सुसाइडल थॉट का कोई इशू है, और मुझे समझ में आ रहा है कि कोई साइंस है जिसकी मदद से मैं बाहर आ सकता हूँ, तो अब मैं अप्रोच करूँगा किसी को। तो ऐसे लोग जो हैं फिर वो अप्रोच करते हैं, और या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसमें जाते हैं कि हम सीख लेंगे और अपने आप अपने ऊपर काम कर लेंगे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सामने से कोई हेल्प करेगा तभी आपकी हेल्प होगी, आप खुद भी लर्न करके अपनी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये जो कोचिंग है एनएलपी की, तो कहाँ से ट्रेनिंग ली, कितनी देर का टाइम लगा आपको कोच बनने में? असल में क्या होता है ना कि एनएलपी में हम जनरली कहते हैं कि यू आर ऑलवेज अ प्रैक्टिशनर। आप हमेशा एक प्रैक्टिशनर रहते हैं। तो मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं जब बहुत छोटा था, क्लास 6-7 में था, तब मैंने हिप्नोसिस, सम्मोहन के ऊपर किताब पढ़ी थी। तो मेरा इंटरेस्ट माइंड में, माइंड की पावर्स में, हिप्नोसिस में, इन चीज़ों में बचपन से था। अच्छा। लेकिन मुझे एनएलपी के बारे में नहीं पता था। एनएलपी के बारे में मुझे आके पता चला 2007 के आसपास। तो 2007 में मुझे एनएलपी के बारे में पता चला। मैंने एनएलपी की एक पहले बुक खरीदी, उसको पढ़ने की कितने साल कोशिश के थे की। आप तब? 2007 में मैं 84 बॉर्न हूँ, नवंबर 84। 23 ईयर्स के थे लगभग। हाँ, तो लगभग ये। तो उस समय क्या है, मुझे एनएलपी के बारे में पता चला, तो एनएलपी के ऊपर मैं एक बुक परचेज करके लेके आया। कुछ पेजेस मैंने पढ़े, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय। अच्छा। है ना, मेरा उस समय बीटेक का 2005 से मैंने बीटेक की थी, तो 2007 में लगभग मैं थर्ड ईयर के आसपास था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। तो क्या है, मुझे लगा कि यार ये तो कुछ साइकोलॉजी जैसी किताब है जिसमें मन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इतनी तो मुझे साइकोलॉजी आती नहीं है, मेरा बेसिक तो कोई रहा नहीं है साइकोलॉजी का। तो मैंने कुछ पेजेस पढ़े, और कुछ पेजेस पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें समझ आई, ये लगा कि है कुछ ये बहुत पावरफुल, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। तो इसे क्या करते हैं, कुछ पेजेस पढ़ के मैंने फिर वो रख दिया रैक में। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने कहीं और से फिर से एनएलपी के बारे में कुछ सुना, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ें मैं सुनता रहता था। जो मोटिवेशनल टॉक्स उस समय के होते थे, उस समय तो यूट्यूब वगैरह नहीं था, लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीचेस कहीं मिल जाती थी, कोई बुक मिल जाती थी, मैं वो चीज़ें पढ़ता था। तो ये करते करते फिर से जब एनएलपी वाली टर्म मेरे सामने आई, तो मैंने कहा यार कुछ बहुत वैल्यूएबल मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर्स ढूंढ रहा था। जैसे 2006 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, जो द सीक्रेट ने दुनिया के साथ शेयर किया, पॉपुलर हुआ, तो वो 2006 में ही मैंने सीख लिया था। लेकिन मुझे कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहे जा रहे थे कि आप अच्छा सोचो, अच्छा हो जाएगा, विजुलाइज करो। तो मेरा माइंड लॉजिकल है, मैं कहता था हर जगह तो ये नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट, इसका मतलब कुछ मिसिंग लिंक है, इसका मतलब कुछ साइंस है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और उसके आंसर्स कहीं मिलते नहीं थे। जब एनएलपी मिला तो आंसर मिलने लगे। तो फिर मैंने पहले बुक से दोबारा बुक उठाई, बुक से पढ़ा, फिर बुक से पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर एक जो फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, फिर मैंने सर्च किया कि मतलब ऐसे किताब से काम नहीं चल रहा है, तो लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने एक पर्सन का लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन किया। जब उनकी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन की, पहले 2 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन की, स्टूडेंट था, पैसे नहीं होते थे उतने। मतलब मैं जिस फैमिली में हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे एक तो मैं बीटेक में पैसे खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद क्या है कि मेरी फीलिंग क्या कह रही है कि मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर नहीं बनना, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो फादर से और पैसे इन चीज़ों के लिए लेना मुझे सही नहीं लगता था। तो मेरे पास अच्छी चीज़ क्या थी कि मेरे पास कोई बुरी आदतें नहीं थी। तो मेरे पास जो पैसे होते थे, बहुत कम अमाउंट में मेरा, जो दोस्तों के साथ में रहता था, मेरा खर्च चल जाता था। उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी था, तो थोड़े बहुत जो पैसे मैं जो कुछ अर्न कर लेता था या कुछ बचा लेता था, वो मैं अपनी लर्निंग में लगाता था। तो वर्कशॉप पहली आपने कौन से साल में अटेंड करी? 2008 में की थी मुझे लगता है। 2008 में। अच्छा। हाँ, वो 2008 किसकी में। थी, किसी ने? हाँ, एनएलपी के? हाँ वो जी। राम वर्मा सर हैं, है हाँ ना? हाँ, यस। हाँ हाँ, तो मैंने राम वर्मा सर के साथ ही वर्कशॉप की थी सबसे पहले। अच्छा। तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग उनकी ज्वाइन की, पहले 2 दिन की वर्कशॉप की। उस 2 दिन की वर्कशॉप में उन्होंने बताया कि दिस विल बी फॉलोड बाई अ 6 डे या 5 डे वर्कशॉप, 6 डे था शायद, कि जिसमें हम मास्टर्स आपको सिखाएंगे। ये बेसिक प्रैक्टिशनर था, वो मास्टर प्रैक्टिशनर है। तो 2 दिन की वर्कशॉप की कॉस्ट उस समय 6-7 हज़ार थी, और उसमें था कि 5 डे या 6 डे वर्कशॉप कुछ 35,000 है, लेकिन ये आपका जो आपने अभी तक पे किया है, ये बैलेंस उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो 25,000 है, और कुछ 8-10 दिनों बाद या 15 दिनों बाद वो वर्कशॉप होगी। तो मैं पूरी तरीके से इसमें लग गया कि वो अमाउंट कहाँ से लेके आना है। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया।
लेकिन मैं क्यूरियस स्टूडेंट था बहुत ज़्यादा, मतलब सीखने में, मतलब एक होता है कि हाँ बस इसका क्रेज़ है इसलिए सीख तो लो। आप डिग्री कर चुके थे तब तक? नहीं, मेरी बीटेक 2009 में कंप्लीट अच्छा, हुई, 9 में गई, ये है ना? 7-8 हाँ, की बात है, हाँ, ये 8-9 की बात है, 8-9 की बात है। मतलब 8-9 के रेंज की बात है। तो फिर क्या हुआ, मेरी बीटेक उस समय कंप्लीट ही हो रही थी मेरे ख्याल से 9 में, जब मैंने मास्टर्स किया था, शायद 9 की ही बात होगी ये, है ना? एग्जैक्टली तो अब सन याद नहीं ठीक है। है। हाँ, तो हाँ 8-9 की बात है, मेमोरी में सीख चुका था और चीज़ें सीखी थी। 2008 में मैंने शायद, चलो 8 हुआ 9 हुआ हाँ कोई फ़र्क कुछ नहीं ऐसा ही पड़ता। है, क्योंकि चलो वो हाँ कई जी, चीज़ें एक साथ सीक्वेंस हाँ में जी, हुई ना, आगे तो बढ़ो। याद नहीं। फिर क्या है, जब मैंने वो ज्वाइन किया तो फिर मैंने वो मास्टर्स वाला ज्वाइन किया उनका, जब वो समझा तो मुझे, मतलब ट्रूली स्पीकिंग अगर बोलूँ तो सब कुछ एनएलपी में नहीं आ गया। अच्छा। मुझे ये समझ में आ गया कि ये वो साइंस है जिसमें वो जवाब हैं, वो टूल्स हैं, वो स्किल्स हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। हुँ, लेकिन सारी चीज़ें ये 2 वर्कशॉप करके आ जाएँगी, ऐसा नहीं है। अभी नोइंग अबाउट एनएलपी हुआ है, अभी नोइंग एनएलपी नहीं हुआ हुँ, हुँ, है ना? जैसे कहते हैं ना, कोई बोले कि आई नो अबाउट जीएस पाजी हुँ, हुँ, एंड आई नो जीएस पाजी, यस, दोनों में ज़मीन आसमान का राइट, डिफरेंस है। तो वैसे ही मुझे समझ आया, कुछ चीज़ें आ गईं, लेकिन सब कुछ नहीं आया। तो मैंने ओके। कहा कि अब क्या करूँ? तो मैंने राम सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई। हर अच्छे टीचर को अच्छा स्टूडेंट चाहिए होता है, तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, हुँ, क्योंकि मैं क्यूरियस था सीखने के लिए। हर एक-एक शब्द मैं बहुत ध्यान से सुनता था, नोट करता था। प्रैक्टिस कराने को, कहीं कुछ बोलने को मिले तो मैं वो सारी चीज़ें करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी चलती रहीं। मुझे 1 सेकंड, ये आपने बताया ये करता था, क्या करते थे वो भी थोड़ा बताएँगे? क्या क्या करता था? सीखा आपने अच्छा, उन दिनों में, शुरू हाँ, में? तो मैं बताता हुँ, हूँ। जैसे एनएलपी को जब सीखा तो एनएलपी में अलग-अलग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे हुँ, टॉपिक्स हैं। हुँ, तो इनिशियल जो प्रैक्टिशनर लेवल था, उसमें मैंने सीखा कि एग्ज़ैक्टली ह्यूमन माइंड जो होता है, वो काम कैसे करता है। हुँ, फिर बिलीव्स क्या होते हैं, हुँ, हुँ, एनएलपी के गाइडिंग बिलीव्स क्या हैं। एनएलपी कुछ बिलीव्स बताता है कि इन बिलीव्स के साथ आप ज़िंदगी जियोगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, तो उसे प्री सपोजिशन कहते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में। तो मैंने वो प्री सपोजिशन समझे। एक स्किल होती है, उसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। आप किसी के साथ रैपो कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें सीखी। थोड़ा एंकरिंग के बारे में सीखा। एंकरिंग होता है कि वेन एवर यू आर एट द पीक ऑफ एनी स्टेट, जब भी आप किसी भी स्टेट के पीक पे होते हैं, उस समय अगर आप कुछ देखें, आप कुछ सुने, आप कुछ फील करें, तो उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाती है, हुँ, राइट? तो उसे एंकरिंग कहते हैं, साइकोलॉजी में उसे कंडीशनिंग कहते हैं। तो मैंने वो एंकरिंग सीखा, तो कुछ बेसिक्स यहाँ सीखे। फिर उसके बाद जब मैं 5 डे वाले कोर्स में गया तो फिर डिटेल में सीखा। तो उसमें मिल्टन मॉडल यानी हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न, आपकी लैंग्वेज से लोगों को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हुँ, वो ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिली। सब मोडेलिटीज़ नाम का एक टॉपिक मिला, जिसको हम कहते हैं कि माइंड के अंदर की दुनिया बनती कैसे है, ये एक पार्ट है समझना। अगली चीज़ जो है वो माइंड के अंदर की दुनिया को आप बदलते कैसे हैं, हुँ, आप उसे बदल भी सकते हैं। अच्छा, तो माइंड के अंदर की दुनिया को बदलना कैसे है, फिर वो सब मोडेलिटीज़ के टॉपिक में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो मैंने वो टेक्निक सीखी। फिर जैसे हिप्नोटिक लैंग्वेज आपको बताया, हिप्नोटिक लैंग्वेज है कि हम अपनी लैंग्वेज से सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर हुँ, सकते हैं, हुँ, खुद को भी कर सकते हैं। हुँ, फिर इसके बाद एक और लैंग्वेज पैटर्न होती है, उसे कहते हैं मेटा मॉडल। मेटा मॉडल होती है आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। हुँ, हुँ, एक इंसान जो बात कह रहा है और उसके पीछे का जो उसका रियल रीज़न है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे ये स्टूडियो बहुत अच्छा लगा, तो हुँ, ये सरफेस है। ये स्टूडियो मुझे क्यों अच्छा लगा, ये डीप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डीप स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचना है, यानी किसी के मन के अंदर कौन सी बात छिपी हुई है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम मन के अंदर गहराइयों में छिपी होती है। जब तक हम वो प्रॉब्लम को निकालना नहीं समझेंगे, सीखेंगे, तब तक सॉल्यूशन कैसे देंगे। इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हाँ, अभी बता देता हूँ हुँ, सबकॉन्शियस माइंड के। ये 2 सेकंड का टॉपिक कंप्लीट कर लूँ जी, फिर। तो क्या हुआ कि इस तरीके से ये सीखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिल्टन मॉडल, मेटा मॉडल। मेटा मॉडल मतलब अंदर जाना, हुँ, सवालों को पूछना। फिर उसके बाद उसमें और एनएलपी में टॉपिक्स हैं, जैसे मेटा प्रोग्राम्स हैं। हमारे माइंड में सबके मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आउटकम। हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ रिजल्ट चाहता है। वो हुँ, रिजल्ट क्रिएट कैसे करें? उस रिजल्ट को क्रिएट करने में हम कहाँ अटक रहे हैं? हमारे एनर्जीज़ अलाइन्ड क्यों नहीं हैं? तो ये सब पूरा साइंस है, जो सब मैंने सीखा। जो आप कह रहे थे ना कि आपने क्या सीखा, क्या प्रैक्टिस किया? और इससे बहुत ज़्यादा है जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा ठीक है, बताने में। तो ये सारी चीज़ें सीखी, प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब आपने पूछा है सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे समझ लेते हैं। माइंड एक्चुअली 3 डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है। कॉन्शियस लेवल का मतलब होता है जहाँ पे हमारा होश है, ध्यान है, अवेयरनेस, उसे हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। ठीक है,
सब कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड का मतलब होता है जहाँ पे हमारी अवेयरनेस नहीं है लेकिन वो चीज़ प्रोसेस हो रही है, ओके। अभी चल रही है। जैसे अभी आपकी ब्रीदिंग चल रही है Right. लेकिन आपका ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। तो प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन अवेयरनेस में नहीं है। ठीक है। अभी आप किसी पर्टिकुलर पॉस्चर में बैठे हुए हैं, ये पॉस्चर आपने जानबूझ के नहीं चूज किया है, ऑटोमेटिकली चूज हुआ है। राइट। तो ये सारी चीज़ें माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, यानी कि जो अवेयरनेस में नहीं है लेकिन प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद थर्ड लेवल होता है जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में हमारी स्टोरेज होती है, यानी जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जिनको अभी ना कॉन्शियसली याद है ना सबकॉन्शियसली है, ओके। वो सब स्टोर हाउस में पड़े हुए हैं। अच्छा। तो एनएलपी क्या कहता है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के एक नाम दे देता है, कहता है हम इसे अनकॉन्शियस कहेंगे। अच्छा। तो जिसे दुनिया सबकॉन्शियस कहती है, उसे हम एनएलपी में उसे unconscious में। अनकॉन्शियस कहते हैं। आई सी। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस अनकॉन्शियस सिंपल हो गया, मतलब जहां आपकी अवेयरनेस है वो कॉन्शियस, जहां अवेयरनेस नहीं है वो अनकॉन्शियस। तो मेडिकल में भी यही टर्म यूज होता है, वहां पे जनरली सबकॉन्शियस हाँ का जी। टर्म यूज नहीं होता, वहां कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। ऐसे ही एनएलपी में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। ठीक तो एनएलपी जो, जैसे आपने पूछा ना आपने कैसे सीखा, तो मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, फिर मुझे समझ आ गया कि एक बार से काम नहीं चलेगा। अच्छा। तो मैंने राम सर से बात की, एक तो मैं काम करना चाहता था तुरंत ही, क्योंकि उसके पहले मैं ट्रेनिंग, तब तक 2009 में मैंने काम करना शुरू कर दिया था कि प्रोग्राम योर माइंड स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो मैं उस पर काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि एक तो आपके जो सेशंस होंगे, जो अभी आप आगे और सेशन लोगे, मैं रिपीटेड आना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार आऊँगा तो मेरा री होगा ना नॉलेज का, हम्म। तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी। तो मैंने उसके बाद कई सेशन सुन के जो और लोगों के लिए उन्होंने किया, मैंने रिपीट किए। ठीक है। दूसरा, उनके साथ मिल के भी काम करना शुरू किया कि हमने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट रन किया, हमने स्टूडेंट्स के लिए किया। तो कुछ सालों तक हम, मतलब वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम करता था। कई बार पैरेलली भी वर्कशॉप चल रही होती थी, राम सर की एक जगह एनएलपी वर्कशॉप चल रही है, किसी दूसरे होटल में मेरी एनएलपी वर्कशॉप चल रही ठीक है। है। तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन, ट्यूनिंग बन गई, और हमने मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किया। मुझे बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके थ्रू मिली। तो ये सारी चीज़ें तो रही। बीटेक वाली आपने कभी भी जॉब नहीं की? बीटेक कंप्लीट करने के बाद उस फील्ड में गई नहीं? मैंने बीटेक जब कंप्लीट किया था ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मेरा, मतलब उसके पहले ही मेरा ये माइंड सेट डेवलप हो बन गया गया। था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, जो फील्ड मेरा पैशन है, जो मैं अंदर से करना चाहता हूँ। मतलब मेरे माइंड में ये थॉट था कि इफ़ आई विल बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई विल बिकम अनदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। जैसे बहुत सारे लोग हैं। बट इफ़ आई गो इन माई फील्ड, इन माई पैशन, सो आई विल बिकम यूनिक। फिर मुझे फुलफिलमेंट ज़्यादा मिलेगा, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। उस समय भी पता था कि स्ट्रगल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ना तो कोई गाइडेंस है, ना कोई भी बैकअप है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो मैंने क्या किया, बीटेक करने के बाद 8 मंथ्स मैंने एक स्कूल में जॉब की, वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया और कंप्यूटर साइंस पढ़ाया 11-12 के बच्चों को। उस ड्यूरेशन में मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मेरी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए, मैं बात करना और अच्छा शुरू कर दूँ, कुछ अपने मॉड्यूल्स बना लूँ, अपनी वेबसाइट बना लूँ। तो बस वो 8 मंथ किया। तो 2010 में मई तक मैंने जॉब की, और उसके बाद 2 मंथ के बाद मेरी वेबसाइट मैंने लॉन्च कर ली और फिर काम शुरू कर दिया। बताइए वेबसाइट का नाम क्या है? programyourmind.org programyourmind.org। और प्रोग्राम में PROGRAM है, डबल ME नहीं है, ओके। है ना, क्योंकि यूएस एसेंट में अलग हो जाता है। ठीक तो है। programyourmind.org। तो 2010 में आपने वेबसाइट बनाई और तब से अब का सफ़र जो है कैसा रहा? बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। मतलब अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो उसको इस तरीके से बता सकता हूँ कि अगर आज का दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। लगभग कितने लोगों को हेल्प कर चुके हैं आप इन 15 सालों में? जस्ट अगर मतलब हेल्प तो एन नंबर्स, अनलिमिटेड है अगर वो नंबर्स की बात करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस भी बनाई हैं वो हर वीडियो अपने आप में ट्रेनिंग है। ठीक है। क्योंकि इस इंटेंशन से बनाई है कि ये वीडियो किसी इंसान को हेल्प करेगी। अच्छा, आप ट्रेनिंग की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालते हैं? अपने चैनल का नाम बता दीजिए। प्रोग्राम योर माइंड मेरे अच्छा, चैनल वही का भी नाम है। प्रोग्राम योर हाँ, माइंड। ठीक है। तो उसमें क्या है, मैंने बहुत, मतलब आज 750-800 वीडियोस होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरा चैनल बहुत पुराना है। वाह। ठीक है। तो कई टॉपिक्स को मैंने एड्रेस किया है, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो इस तरीके से तो मतलब मेरे चैनल पे शायद 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ होंगे आज के समय, तो और ज़्यादा ही होंगे। तो वो हैं। और अदरवाइज़ अगर मैं सेमिनार, वर्कशॉप्स और इसकी बात करूं तो मेरे एनएलपी ही, अगर हम एनएलपी की बात करें, इन लोगों ने एनएलपी सीखी है, तो ये भी नंबर लगभग 2000 के आसपास हो रहा होगा अभी आज। तो किस तरह के ज़्यादा लोग आते हैं आपके पास? किस सिम्टम्स के कि मुझे ये डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के? ऐसे लोग तो काउंसलिंग ढूंढने के लिए आते अच्छा, हैं बेसिकली। ओके।
जो एनएलपी सीखने आते हैं जनरली ये वो लोग हैं, या तो ये ट्रेनर, काउंसलर, कोच बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, राइट, या तो इनका इंक्लिनेशन ये होता है, या ये वो लोग होते हैं जो साइंस ऑफ माइंड की इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं और वो सीखना चाहते हैं कि हमें अपने आप को पर्सनली डेवलप करना है, अपने प्रोफेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है, या अपने चैलेंजेस से ओवरकम करना है। मतलब ये कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो ट्रेनर, काउंसलर, कोच बनना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग आते हैं। अच्छा, दोनों काम आप करते हैं। आप एनएलपी ट्रेनर बनने की भी हेल्प करते हैं हाँ और किसी को अगर डायरेक्ट हेल्प चाहिए हो तो वो भी करते हैं। हाँ, लेकिन वो मैं कम करता हूँ क्योंकि अच्छा, टाइम नहीं होता, I चैलेंज see. टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो मैं जनरली लोगों को क्या कहता हूँ कि आप जिस चैलेंज के लिए मेरे पास आ रहे हैं उसकी जगह अगर आप एनएलपी सीख लेंगे तो आप खुद अपने चैलेंज से बाहर आ जाएंगे। और दूसरी बात, आपकी मेरे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आप अपने इश्यूज खुद सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। ओके। तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी जैसे वो कहते हैं ना, कभी कभी एक्यूट चैलेंज होता है, किसी का चैलेंज कुछ ज़्यादा है, या अब उसे अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं मतलब 10 दिन 20 दिन लगा के कोर्स करूँगा, उसके बाद अपने प्रॉब्लम पे सॉल्व करने के लेवल पे आऊँगा। उन्हें इमीडिएट हेल्प हाँ, चाहिए। इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहता हूँ ठीक है, फिर आप टाइम ले लो और मैं आपको फिर एक सेशन करके, एक सेशन मतलब मेरी कोशिश रहती है मिनिमम सेशन करने की। मतलब कोई मेरे पास आता है तो मैं ये नहीं चाहता कि वो बार बार मेरे पास आए, मैं चाहता हूँ कि एक ही सेशन में उसकी मैक्सिमम हेल्प कर दूँ और फिर उसे कह दूँ और अगर करना चाहते हो तो या तो मेरे यूट्यूब वीडियोस या मेरे जो कोर्सेज हैं वो आपको हेल्प कर तो देंगे। इनकी जो चार्जेस हैं, फीस है, वो अफोर्डेबल होती है? देखिए, अफोर्डेबल मीन जो है ये आम आदमी टर्म, के बस की बात है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अच्छा। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसे भी लोग हैं, जैसे अगर मैं एंथनी रॉबिन्स की बात करूं तो एंथनी रॉबिन्स एक इंसान को कोच करने का $1 मिलियन लेते हैं और उनकी कोर स्किल एनएलपी है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब मैं अपर मार्क बता रहा हूँ। और एनएलपी को सही तरीके से जानने वाले ऐसे भी लोग हैं जो 500, 1000, 2000 में भी काउंसलिंग करते हैं, है ना। जनरली मैं जो सेशन मतलब अभी जो है वो, उसमें अगर कोई मेरा सेशन लेना चाहता है 45 मिनट 1 आवर का, मतलब इतना टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा जाएगा कम जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है यू कैन पे 5000, क्योंकि वो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस सिर्फ वो उसके इसलिए है कि टाइम वहाँ पे मैं इंगेज कर रहा हूँ तो कहीं और का टाइम श्रिंक हो रहा है, बस। तो अफोर्डेबल होता है वो। लेकिन जब मैं सेशन करता हूँ तो मैं अपने सेशन को रिकॉर्ड करता हूँ और उन्हें रिकॉर्डिंग दे देता हूँ कि वो सेशन के लिए एक बार आए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं। आई सी। तो दिस इज़ हाउ ये मतलब वर्क होता है। और आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनएलपी सीखा, और जैसे आज मेरे कुछ डॉक्टर्स हैं वो लोगों को डिजीज़ रिवर्स करने में हेल्प कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो अलग 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 फील्ड में लोग वर्क कर रहे हैं इसी एनएलपी को सीख के। तो बहुत अमेजिंग है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, वो कुछ आपकी प्रोग्रामिंग करके और एक मैंने वीडियो देखी थी कि वो चेयर पे लिटा रहे थे और उसके बाद उसको सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड जिसे आप कहते हैं उसमें ले जाके और उसको अपना नाम भी भूल गया। हम्म और उसको बोला कि तेरा नाम वेद प्रकाश नहीं, तेरा नाम राजकुमार है। तो कहता हाँ जी मेरा नाम राजकुमार है, तो अपना नाम ही नहीं बता सका वो। तो इस तरह से भी माइंड को चेंज किया जा सकता है एनएलपी के थ्रू। किया जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो जो आपने देखा है वो बेसिकली हिप्नोसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन है। ओके। तो क्योंकि मेरा हिप्नोसिस बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा जी है, जी मैंने क्लास 7th जी। में ही उसको हाँ जी हाँ स्टडी जी। किया था और आज भी करता हूँ, आज भी मैं चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हम देखते हैं ना इस तरह के, इन डिमॉन्स्ट्रेशंस के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं जानते। अच्छा। जैसे मैं आपको एनएलपी का एक टर्म बताता हूँ तो आपको समझ आएगा। एनएलपी में हम कहते हैं कि जब हम बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया बनाते हैं, ये परसेप्शन है। देखिए, बाहर की दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड, अंदर की दुनिया को हम कहते हैं इंटरनल वर्ल्ड, है ना। तो जब हम बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया क्रिएट करते हैं तो हमारा माइंड 3 फिल्टर्स अप्लाई कर देता है: डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। हम आने वाली इन्फॉर्मेशन को, जैसे आप मुझे अभी लगभग 1 घंटे से देख रहे हैं, जी। लेकिन मैं आपसे पूछूं मैंने कोई रिंग पहनी है या नहीं पहनी है, मैंने पॉकेट में कोई पेन लगाया है या नहीं लगाया है, नहीं तो आपको जवाब दोबारा देखना पड़ेगा। यस। यानी आंखों ने जो देखा, माइंड ने उसको रजिस्टर नहीं किया, इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी। ओके। इसी तरीके से डिस्टॉर्शन होता है। जैसे सपोज करिए किसी ने आपको फ़ोन किया, आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया, अब वो कहता है कि पाजी आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हो।
तो इवेंट ये नहीं था, इवेंट सिर्फ इतना था एक्सटर्नल वर्ल्ड में कि उसने आपको कॉल किया, आपने कॉल नहीं पिक किया, हो सकता है आप कहीं बिजी थे, हो सकता है कि आप इग्नोर भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है आप कहीं बिजी थे, हो सकता है फ़ोन साइलेंट में था, हो सकता है चार्जिंग में था, कोई भी और रीज़न हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उस इंसान ने मीनिंग दी कि क्योंकि आपने फ़ोन नहीं उठाया इसका मतलब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब जो जैसा है उसे वैसे ना समझ के उसको बदल देना। अब जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन थर्ड फिल्टर होता है। जनरलाइजेशन होता है कि हमारा एक एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस, तीन एक्सपीरियंस जब एक जैसा हो जाता है तो हम मानते हैं हर बार ऐसा ही होता है। तो हिप्नोसिस में जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, जब हम ऐसे किसी शो को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार इसने इसको हिप्नोटाइज करके इसका नाम भुलवा दिया, उसे हिप्नोटाइज करके उसका नाम भुलवा दिया, इसको हिप्नोटाइज करके इसका नाम भुलवा दिया। इसका मतलब किसी का भी नाम भुलाया जा सकता है। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं, दिस इज जनरलाइजेशन। आई सी। समझ आया? और हम एक्चुअली जब हिप्नोटाइज किया जाता है लोगों को, जो आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं, बेसिकली ये स्टेज हिप्नोसिस का पार्ट है। स्टेज हिप्नोसिस इज काइंड ऑफ शो। ओके, तो इसमें एक चीज़ चेक करते हैं, उसे हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। और हर इंसान की सजेस्टिबिलिटी अलग अलग है। जिसकी सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है उसके ऊपर सजेशन ज़्यादा काम करेंगे, जिसकी सजेस्टिबिलिटी कम है उसके ऊपर कमांड सजेशन कम काम करेंगे। तो सबके साथ एक जैसा काम नहीं होगा। हाँ, पॉसिबल इसलिए है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार होता है ना, हमने किसी को देखा, हम कहते हैं यार इससे तो मैं मिला हूं, इसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ समय बाद याद आ जाता है। तो नाम पहले भी ब्रेन के अंदर था, अभी भी ब्रेन के अंदर है, सिर्फ हुआ इतना था कि उस समय आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, कुछ समय बाद आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हिप्नोसिस में सामने वाले के माइंड में ये कमांड डाल दिया जाता है जिसकी वजह से उसका कुछ देर के लिए एक्सेस खत्म हो जाता है। इंफॉर्मेशन अभी भी है, ओके, लेकिन एक्सेस खत्म हो गया है ना। तो ये कमांड्स हैं, कुछ कुछ जो कमांड्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उसे जिसकी हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा नहीं है उसके ऊपर आप मैं आपको बोलूं कि आप अपना नाम भूल जाओ या अब आपको नाम याद नहीं आएगा, तो नहीं होगा आपके साथ ये काम। हाँ, 3-4 स्टेप के हिप्नोसिस के छोटे छोटे प्रयोग मैं आपके साथ करूं, उसके बाद आपकी सजेस्टिबिलिटी चेक कर लूं कि आप सजेस्टेबल हो, और फिर मैं आपको, क्योंकि स्टेज हिप्नोसिस पे वो क्या करते हैं, वो 10-20 लोगों को बुलाते हैं, उसमें फिल्टर करके भेजते भेजते 2-4 बचते हैं। उन 2-4 के साथ ही वो ट्रिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बाकी जितने थे उनके साथ नहीं होता वो काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई दफ़ा मैंने देखा कि भीड़ में से दर्शक बैठे होते हैं, उसमें से एट रैंडम किसी को भी बुला वो लेते हमें हैं। लगता है कि रैंडम बुलाते अच्छा, वो हैं। पहले ही उन्होंने उनकी सजेस्टेबिलिटी चेक करी होती है। वो मैं, क्योंकि मैं खुद स्टेज जी जी जी। मतलब ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ, हमें पता चल जाता है किसे बुलाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए कैसे होता है, जैसे अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ आपको क्लियर हो रही हैं, जी। राइट? तो क्या होता है, सजेस्टिबिलिटी हम ऑडियंस में से भी चेक कर सकते हैं। जब मैं सर ऐसे हिला रहा हूँ, क्या ऑडियंस में लोग सर हिला रहे हैं? राइट जो राइट। सर मेरे साथ बिना सोचे हिला रहा है, इसका मतलब उसकी और मेरी रैपो, मेरी ट्यूनिंग ज़्यादा है। ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें? राइट। उसके बाद क्या है कि मैं कहता हूँ, अच्छा आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? जो बिना सोचे फट से हाथ उठा रहा है, अच्छा इसका अच्छा अच्छा। मतलब वो मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है। तो ऐसी 2-4-5 चीज़ें जब मैंने किसी के अंदर ऑब्जर्व की, कौन है जो झुक के सुन रहा है मुझे, तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये इंसान सजेस्टेबल ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे इंसान को बुलाया जाता है फिर स्टेज पे, ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए। एक और मैं इस रिलेटेड सवाल, तो माइंड रीडिंग जो जिसे कहते हैं वो भी इसी का हिस्सा है, हिप्नोटिज्म का? देखिए क्या होता है ना, माइंड रीडिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे आप माइंड रीडिंग कह रहे हैं, बेसिकली वो मेंटलिज्म है ओके। ना। एक्चुअली माइंड रीडिंग जो चीज़ होती है साइंस वाइज, देखिए मैं कोई जादू तो ना तंत्र मंत्र तो जानता नहीं हूँ, साइंस के बारे में बात कर सकता हूँ। तो जो मेंटलिस्ट ये दिखाते हैं कि आपके मन में किसी का नाम है और मुझे पता चल गया, हाँ जी या हाँ जी आपका हाँ जी, अकाउंट यस, नंबर मैं पता वही चल बात गया, कर रहा था, है ना। यस। हाँ, एक्चुअली इसके पीछे एनएलपी के कुछ टूल्स होते हैं। जितने भी लोग ये मेंटलिज्म करते हैं वो सब एनएलपी की कुछ चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। उन टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। एक चीज़ होती है कैलिब्रेशन, वो कैलिब्रेशन जानते हैं। वो सेंसरी एक्यूटी नाम की एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे जानते हैं। और कुछ और ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें जानते हैं। रैपो के मास्टर होते हैं, मिररिंग मैचिंग, मतलब कई सारी चीज़ें। टर्म बताऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा वो कुछ शोमैनशिप की चीज़ें सीखते हैं, मेंटलिज्म की कुछ शोमैनशिप की चीज़ें भी सीखते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपको, आपसे जो इन्फॉर्मेशन वो आपको लग रहा है कि उन्होंने आपसे निकाली है, वो एक्चुअली निकालने से पहले आपके माइंड में प्लांट करते हैं। अच्छा, नहीं बस जैसे फ़ोन नंबर है, मैंने एक मनदीप हाँ है, कनाडा का लड़का है, हाँ यंग हाँ सा लड़का है, शायद टीवी में आपने देखा हो, काफ़ी प्रोग्राम करता है सेलिब्रिटीज़ के साथ।
तो वो आपका फ़ोन नंबर बता देता है। और हाँ। आपने क्या सोचा कि आपके एक गुरप्रीत घुग्गी हैं हमारे एक हाँ, हाँ। पंजाबी फ़िल्मों के एक्टर, उससे वो कर रहा था, को उन्होंने उसके किसी रिश्तेदार के बारे में सोचा, सोच हुँ, लो जी किसी के बंदे, उसने बता दिया कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, जबकि वो मर चुका है, उसका कोई रिलेटिव था। हुँ, हुँ। तो इतना एक्यूरेट होना ये कैसे होता है? देखिए क्या होता है, एक तो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, जी, है ना? क्योंकि मैंने उस ओके, साइंस को थोड़ा-थोड़ा सा जानता हूँ, ओके। ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं एनएलपी पे ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा, ये एनएलपी का हिस्सा नहीं है, ये एनएलपी का मेन हिस्सा नहीं है। हाँ, मैंने ये ज़रूर बताया कि जो ये करते हैं वो एनएलपी भी कोई यूज़ जानते कर हैं। अच्छा, अच्छा, अगर वो एनएलपी को यूज़ नहीं करेंगे तो वो ये नहीं कर पाएँगे। ओके। तो क्या होता है, कैलिब्रेशन होती है। मैं आपको 1-2 छोटी-छोटी चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सपोज़ करिए, एक छोटा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपको बोला गया कि 1 से 10 के बीच में कोई नंबर सोचो हुँ, हुँ, और मुझे ना पता चल जाए और मैं आपकी आइज़ को ध्यान से देख रहा हूँ। तो हुँ, आपने जिस नंबर को सोचा हुआ, मान के चलो, जैसे मैं कहूँगा 1 से 10 के बीच में कोई नंबर जी, सोचो। जी, सोच लिया आपने? सोच लिया, आपने या तो 3 सोचा है या 5 सोचा है या 7 सोचा है। 4 सोचा था। हाँ, तो आपने 4 सोचा है, तो मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो गई। लेकिन जब मेंटलिज़्म का इंसान आपके सामने होगा और वो एक-एक करके काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जब वो करेगा, हाँ, तो वो आपकी आँखों को दिख रहा है, आपकी आई बॉल्स का जो शेप होता हाँ, है, हाँ, हाँ, जो नंबर आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने सोचा है, उसमें आपकी हाँ, आइज़ बॉल अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ओके। या स्प्रेड करेंगी और वो इसे कैलिब्रेशन कहते हैं एनएलपी में। तो क्या हुँ, होगा कि वो क्या करेगा कि वो आपकी उस मूवमेंट से चेक कर लेगा कि यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग बदल गई। जैसे ही मैंने अच्छा। वो, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि वो नंबर आप कोशिश करना मुझे पता ना चले। हुँ, हुँ, तो हुँ, क्या हुँ, होगा, उस समय या तो आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में ज़रा-सा कोई चेंज आ जाएगा या आपकी आई बॉल्स में ज़रा-सा कुछ मूवमेंट अलग हो जाएगा और वो उसे रीड कर लेते हैं। तो जो मेंटलिज़्म करते हैं वो इन चीज़ों की और एक्सपर्टाइज़ डेवलप करते और जो हैं। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का आदमी हो, जो बीट कर सकता है इस चीज़ को, हाँ, तो किया तो जा वो सकता है। किया जा सकता है। आप जैसे मैंने बोला ना जनरलाइज़ेशन, देखिए कीथ बेरी नाम के एक मेंटलिस्ट हैं। हुँ, तो कीथ बेरी जो डिस्कवरी और इस तरह के चैनल्स हैं, उन पे उनका शोज़ वगैरह आए हैं काफ़ी। कीथ बेरी भी मेंटलिस्ट में, उनकी प्रोफ़ाइल पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब मैं एनएलपी भी पढ़ता हूँ और यूज़ करता हूँ। एनएलपी भी सीखता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो ये लोग जो भी करते हैं, जब हम कोई शोज़ देखते हैं, हुँ, तो इन्होंने 10 लोगों के साथ किया है, 2 के साथ मिरेकल जैसा काम हुआ, तो हमें उन्हीं 2 की क्लिपिंग दिखाई जाती है। अच्छा, 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 फिर अच्छा। अगेन हमारा माइंड जनरलाइज़ कर देता है, इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। ओके, ओके। तो इसकी डेप्थ, और जैसे मैंने बोला ना 3, 5 और 7 मैंने क्यों लिया, जैसे जब हम क्राउड की बात करते हैं, सपोज करिए एक सेमिनार हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ थिंक ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 टू 10। हुँ, तो मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो या तो 3 सोचते हैं या 5 सोचते हैं या 7 सोचते हैं, ये पैटर्न अच्छा। है ना? ठीक हाँ, है। ओके। तो क्या होता है कि जैसे ही आप कह देते हो कि आइदर यू आर थिंकिंग ऑफ 3 और 5 और 7, तो जितने लोगों ने 3, 5 या 7 सोचा है वो एकदम, इसको कैसे पता? हुँ, हुँ, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, आपको पता नहीं है, आपको ये पैटर्न्स पता है कि लोग जनरली इन नंबर्स पे जाते हैं। हुँ, तो खैर ये सब एनएलपी का पार्ट कम है, ये सब ठीक है। मेंटलिज्म का पार्ट ज़्यादा है, लेकिन हुँ, हाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं इसे। चलो एक वापस पॉसिबिलिटी। एनएलपी पे आते हैं। हाँ, हाँ। तो इसका फ्यूचर क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हुँ, बहुत वास्ट है। अभी जब मैंने शुरू किया था एनएलपी को, जब 2008-9 के आसपास, तब मैं इंटरनेट पे इंडिया में सर्च करता था तो एनएलपी को सिखाने वाले मुश्किल से 3-4 लोग, 5 लोग नज़र आते थे। हुँ, नहीं नज़र आते थे, या कुछ ऐसे लोग थे जिनकी प्रोफाइल में एनएलपी पता चलता था गूगल पे जब हम सर्च करते थे, तो वो कॉरपोरेट में ट्रेनिंग देते थे। ठीक है। मतलब जनरल पब्लिक के लिए एनएलपी अवेलेबल नहीं था, राइट, राइट। बहुत कम था। बिल्कुल। दूसरी बात, प्रोग्राम्स बहुत महंगे होते थे। हुँ, हुँ, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे प्रोग्राम होते थे। 5 डेज 6 डेज के लिए आइए, आप इतनी दिनों के लिए ये प्रोग्राम करिए। तो ये हुँ, हुँ, सारी चीज़ें जो थी वो पहले बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी। क्या है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई वो आई कोरोना टाइम में। ओके। कोरोना टाइम में जब लोग अपने घरों में रह गए, तो हुँ, लोगों ने जब वीडियोस वगैरह देखना शुरू किए, जैसे कोई मोटिवेशन देख रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट देख रहा है, तो उसे ये सारी चीज़ें देखते देखते जो यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है वो एनएलपी भी दिखा देता है। ओके, तो फिर वो एनएलपी देखने लगे। तो क्या हुआ कि उस समय के बाद से एनएलपी ज़्यादा बढ़ा। ओके, अब क्या है कि अब धीरे धीरे जितने भी आपको ट्रेनर्स दिखेंगे, मैक्सिमम ट्रेनर की प्रोफाइल में वो एनएलपी प्रैक्टिशनर है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। राइट। कि हम अब कौन कितनी गहराई से एनएलपी जानता है और यूज़ कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोर्स कहीं ना कहीं लोगों ने कर रखा है। और मैंने फिर जैसे पहले बताया कि एनएलपी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट से येस, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं बनते। बिल्कुल, बिल्कुल। जय भाई, आपने टेनिस खेला, आपको एक सर्टिफिकेट मिल येस। गया कि आपने टेनिस की प्रैक्टिस हाँ, ज्वाइन की, हाँ। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेनिस भूल जाएंगे, बिल्कुल, स्किल खेलने से ही खराब हो आएगा, जाएगी। जितना खेलेंगे, जितना प्रैक्टिस उतना करेंगे उतना बिल्कुल।
तो एनएलपी क्या है, आज एनएलपी दुनिया के हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज अपने टॉप मैनेजमेंट में एनएलपी की ट्रेनिंग्स दिलवाती हैं, रॉबर्ट डिल्स करते हैं, मैं जानता हूँ। तो वो है, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा टॉप का फील्ड नहीं है जहाँ पे आज एनएलपी यूज़ ना हो रही हो। और धीरे धीरे कॉमन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि दिस इज़ अ साइंस जिससे हम फास्ट अपने आप को बदल सकते हैं। जो हैबिट्स, पैटर्न्स, चीज़ें बदलने में कई बार बहुत सारी विल पावर लगती थी, बहुत सारा समय लगता था, 21 डेज़ करो, 1 मंथ करो, 3 मंथ्स करो, फिर जाके चीज़ें चेंज होंगी। कई बार एनएलपी में यूँ बदल जाती हैं। अच्छा। क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट द प्रोग्रामिंग इज़ देयर इनसाइड योर माइंड। माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग क्या है? अब वो प्रोग्रामिंग आप 3 महीने में बदलेंगे या 3 सेकंड में बदलेंगे, वो तो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एनएलपी की स्किल्स कई बार बहुत फास्ट चेंज कर देती है एक इंसान को। तो एनएलपी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है अगर आपके पास एनएलपी का सर्टिफिकेट नहीं, एनएलपी की स्किल है। तो स्किल है, प्रैक्टिस है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है, स्किल है, आप खुद को हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो हर जगह आपकी ज़रूरत है। चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग में हो, दुनिया बिजनेस में हो, हर जगह बिजनेस इसका एनएलपी का रोल है। तो एनएलपी सही तरीके से जानने वालों के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो कॉर्पोरेट में आपने बोला कि आप एनएलपी के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लगाते हैं कॉर्पोरेट हाउस, तो उनको कैसे हेल्प करता है ये देखिए क्या होता है ना, एनएलपी जो है, एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो एक इंसान को अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। ठीक अब है। जैसे सोनालिका ट्रैक्टर्स एक कंपनी है, शायद आप जानते जी होंगे, आप जी, मैं पंजाब से हैं। बिल्कुल पंजाब से है। तो सोनालिका ट्रैक्टर्स के जो एमडी हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, जी। उन्होंने लगभग 1.5 ईयर्स तक मेरे से पर्सनली कोचिंग ली है एनएलपी की। अच्छा। तो वो उनकी टॉप की टीम, उनके इंटरनेशनल बिजनेस की जो टीम है, ऐसे लोगों को मैंने उनके ट्रेन किया, कोच किया। तो उनको एनएलपी ने कैसे हेल्प किया? उनको अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि एनएलपी सागर जैसा है। एनएलपी ऐसा है, इसको हम किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनएलपी फॉर सेल्स कर सकते हैं। अच्छा। तो कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग एनएलपी सेल्स ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे मुझे इन्होंने बुलाया था, एलआईसी आप जानते होंगे, इन्होंने कलकत्ता में एक प्रोग्राम किया, तो एनएलपी फॉर सेल्स का टॉपिक दिया मुझे कि 3 डेज़ में 40-45 मिनट 1 आवर के आसपास का सेशन 3 दिन तक आप सेल्स के ऊपर करें, एनएलपी फॉर सेल्स। तो सेल्स में है जो क्या किया आपने सेल्स में, थोड़ा बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे मैंने उनको अलग अलग स्किल सिखाई। सबसे पहले उनको सिखाई रैपो बिल्डिंग। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट करेंगे तभी तो वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा। आप सेल्समैन अप्रोच के साथ जाएंगे कि मुझे अपनी पॉलिसी सेल करनी है, तो काम होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं, वो इंसान डिफेंसिव मोड में आ जाता है। जी। लेकिन अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, आप उसके साथ रैपो बिल्ड कर लेते हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर जाता है। तो पहले मैंने उनको रैपो सिखाया। ठीक है। ठीक है, कि रैपो सीखो। फिर उसके बाद मैंने उनको सिखाया मेटा प्रोग्राम्स। मेटा प्रोग्राम, मेटा का मतलब होता है हिडन। तो हम में से हर इंसान के माइंड में कुछ हिडन प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी चॉइसेस को गवर्न करते हैं। ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि मेटा प्रोग्राम होते क्या हैं और पहचानते कैसे हैं। बहुत सारे मेटा प्रोग्राम होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल होता है, उसे हम कहते हैं पेन एंड प्लेजर। कुछ लोगों का माइंड ऑटोमेटिकली इधर ज़्यादा भागता है कि पेन को अवॉइड करना मेरी प्रायोरिटी है, कॉन्शियसली नहीं सोचते, ऑटोमेटिकली। ओके। और कुछ का होता है वो प्लेजर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी उनका माइंड प्लेजर की तरफ जल्दी भागता है। राइट। तो आपकी जो लैंग्वेज है, सपोज करिए कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता है ना, और आप अपने वे में बात कर रहे हैं। सपोज करिए कि आप पेन ड्रिवन पर्सन, जी। एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको पेन मोटिवेट करता है। अब आप कुछ लोगों को सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, या सपोज करिए किसी को अपना कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, और आप कहते हैं देखिए सर, अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा, आगे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आप उसको पेन दिखा रहे हैं। अब अगर वो पेन ड्रिवन है तो आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर उसका मेटा प्रोग्राम प्लेजर है, तो उसे आपके पेन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, अच्छा, प्लेजर चाहिए। उसे ये दिखाना पड़ेगा ये ले लेने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है। और हम ये बता रहे थे कि ये ना लेने से क्या क्या नुकसान होंगे। तो अगर हम मेटा प्रोग्राम्स जानते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैचर मिसमैचर होता है, सॉर्टिंग बाय सेल्फ, सॉर्टिंग बाय अदर्स होता है, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। अगर मेटा प्रोग्राम्स हम समझते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने उनको रैपो सिखाया, मेटा मॉडल, सॉरी ये सिखाया। फिर मैंने उनको मेटा मॉडल सिखाया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे अभी तो नहीं चाहिए, तो ये तो सरफेस स्ट्रक्चर है जी। उसे अभी क्यों नहीं चाहिए, ये तो उसके मन में छिपा हुआ है। और आप कह रहे हैं नहीं नहीं सर ले लो। कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं सर हमारा टारगेट बचा है इसलिए ले लो। यस। तो सामने वाले पर्सन को आपके टारगेट से उससे नहीं कोई फर्क मतलब पड़ रहा नहीं है है, ना। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो वहाँ क्या है कि अगर आपको ये पता है कि ये इंसान अगर रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, जैसे मैं एक सवाल पूछूं कि चलिए सर अभी आप कह रहे हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, आई अप्रिशिएट योर डिसीजन, और आप जो भी डिसाइड करेंगे आपके लिए आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग दिस डिसीजन Okay. राइट नाउ। Right. तो अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। Right. अब वो इंसान बता सकता है कि एक्चुअली मेरे पास अभी थोड़ा फंड्स का चैलेंज है, हाँ, या एक्चुअली मेरे पास अभी मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं मिली, हम्म, अभी मुझे फेथ नहीं आया। अब नाउ यू आर गेटिंग द आंसर जिसके Yes. ऊपर आप काम कर काम सकते कर हो। सकते हैं, उसकी वो डाउट क्लियर कर सकते हैं उस बिल्कुल। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, कुछ और भी है जो आपको रोक रहा है, तो मेटा मॉडल मैंने उनको सिखाया। तो मतलब ये 3 टॉपिक्स मैंने मेनली सिखाए, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें उनको एक्सरसाइज कराई, कुछ विजुअलाइजेशंस कराए, तो एकदम बहुत ही कमाल का जोन बन गया वहाँ पे लोगों का कि गुड। ये अमेजिंग है। मैं भी सेल्स में था पहले, तो हमारे पास भी लोग आते थे मार्केटिंग वाले, तो कुछ इस तरह की ही साइकोलॉजी वो सिखाया करते थे, लेकिन वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे। पर आजकल के ज़माने में सेल्स पीपल को आप जैसे ट्रेंड एनएलपी कोचेस मिल गए हैं, तो उनको मोर स्पेसिफिकली, मोर इफ़ेक्टिवली उनको सिखा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बहुत चेंजेस क्रिएट कर तो सकते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं अपने सेल्स पीपल के लिए हायर करते हैं हाँ एनएलपी वाले। वो बुलाते हैं असल में मैं जो जनरली काम करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि मेरा कोर है एनएलपी सिखाना। मैंने ज़िंदगी में एक ही काम किया, मैंने समझ लिया कि साइंस में बहुत पावर है, लेकिन ये साइंस कॉम्प्लेक्स है, ओके। ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं थी जब मैंने सीखना शुरू किया था। जी। तो मैंने एक ही काम किया कि मैं इसे सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि हर इंसान को आसानी से समझ में आ जाए। अभी हमने जितनी बात की, आप एनएलपी से ज़्यादा अवेयर अगर नहीं भी थे, एक्सपोज नहीं भी थे, तो भी आई थिंक बिल्कुल। एवरीथिंग वुड हैव मेड सेंस, यस। है ना। तो मैंने लास्ट 14-15 ईयर्स में यही किया। आज भी मैं एनएलपी सीखता हूँ, आज भी मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे 1 घंटे मैं कुछ और सीखूँ एनएलपी में, इतना गहरा है ये, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप क्या करो। मैं किसी को ये नहीं कहता कि एनएलपी सीख के एनएलपी सिखाना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ आप एनएलपी सीखो, फिर आप देखो कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो। आप सेल्स में थे, ओके। इसके साथ एनएलपी ज्वाइन करो, नाउ यू विल बिकम यूनिक। आप स्पोर्ट्स में थे, इसके साथ एनएलपी ज्वाइन करो, नाउ यू विल बिकम यूनिक। आप मेडिकल फील्ड में थे, इसके साथ एनएलपी अटैच करो, नाउ यू विल बिकम यूनिक। और अगर आप मेरे जैसे हो कि भैया मुझे तो पूरी ज़िंदगी में मज़ा ही एनएलपी करने में आता है, तो फिर एनएलपी और एनएलपी की ट्रेनिंग करना शुरू कर दो, तब आपके लिए ये प्रोफेशन काम का है। अदरवाइज आप एनएलपी सीख के भी किसी स्पेसिफिक फील्ड में एंटर कर सकते हो। आज सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं, आप तो गोल्फ में रहे हैं, जी। जितने भी गोल्फ के बड़े प्लेयर्स हैं सबके पास अपने माइंड कोच होते हैं। वो क्या करते हैं, एनएलपी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस एनहांसर के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए आप एक गोल्फ पर्सन है, आपको पता है आपने एक शॉट बहुत अच्छा लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लिया, एक शॉट अच्छा नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब अच्छा शॉट लेने की भी प्रोग्रामिंग आपके माइंड में है जी। अगर मैं आपसे वो सवाल पूछ के कि जब एग्जैक्टली आपने अच्छा शॉट लिया तो आपने क्या सोचा था, फिर अपने आप से क्या बात की थी, फिर क्या फील किया था, फिर कैसे किया था, अगर वो स्ट्रेटजी निकाल के और फिर आपको दे दूं कि दिस इज हाउ यू नीड टू रीस्ट्रक्चर योर थिंकिंग व्हेन यू वांट टू टेक योर बेस्ट शॉट, और आप उसे इंप्लीमेंट कर ले 2-4 बार 5 बार विजुअलाइजेशन पे और उसके बाद प्रैक्टिकली। मैंने देखा ये क्रिकेट वाले भी हमारे बहुत एनएलपी कोचेस की हेल्प लेते हैं अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। आज हर स्पोर्ट्स में माइंड कोच का रोल है, हर स्पोर्ट्स के पास अपने माइंड कोच होते हैं, जो भी अच्छी बड़ी टीम्स हैं, तो उनको हेल्प किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है। देखिए जैसे क्रिकेटर का एक एग्जांपल देता हूँ, आज कोई बैट्समैन है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, कल उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो न्यूज़ में आ जाता है इसकी फॉर्म चली गई। जी जी जी, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताइए, जो इंसान आज तक अच्छा खेल रहा था, क्या अगले ही दिन वो अपनी स्किल भूल गया? नहीं, स्किल तो अभी आज तक उसके पास तो है। यस। क्या वो खेलना नहीं चाहता? अब तो वो और खेलना चाहता है है। क्योंकि भाई टीम से बाहर जा सकता है वो, अब तो वो और अच्छा खेलना चाहता है। तो ना उसके पास मोटिवेशन की कमी है, ना उसके पास स्किल की कमी है, उसके पास एक चीज़ की कमी है, वो है उसका फॉर्म चला गया है, जिसे एनएलपी की लैंग्वेज में हम स्टेट कहते हैं। ओके। बिजनेस में हम इसे जोन कहते हैं, म्यूजिक में इसे हम ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो एनएलपी की मदद से हम उसके फॉर्म को रीस्टोर कर सकते हैं। आई सी। वी कैन टेक दैट पर्सन बैक इनटू द टाइम जब वो कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसकी सारी एनर्जीज, उसकी सारी फीलिंग, उसकी सारी प्रोग्रामिंग वापस री इंस्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। नाउ सी योरसेल्फ प्लेइंग अगेन इन द वंडरफुल वे यू वर प्लेइंग अर्लियर, और उसकी स्टेट वापस आ सकती है, उसका करियर बच सकता है।
लेकिन इसके लिए एनएलपी की एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। ये सिर्फ पढ़ने सीखने से नहीं आएगा, मतलब इसके लिए इसकी प्रैक्टिस जिसकी होगी वही करवा पाएगा। तो मैं यंग था तो मैं बड़ी अच्छी बैटिंग करता था, मेरी बैटिंग वापस आ सकती है डेफिनेटली आ सकती है, इस एज में भी? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकती पर मेरी फिजिकल जो है परफॉर्मेंस, तो मेरे मसल्स, मेरे बॉडी की टोन्स, वो तो उस हिसाब से नहीं रिस्पॉन्ड करती। देखिए, जैसे मेरा माइंड को तो आप कोच कर सकते हो हाँ कि मेरा माइंड कह रहा है कि ऐसे खेलो, हाँ वो तो मुझे अब भी खेलने के लिए बैट पकड़ता हूँ तो मुझे होता है कि ऐसे शॉट्स मारने, लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं देती माइंड का। कोई बात। देखिए क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अब मेरी एज हो गई इसलिए मैं नहीं खेलता। मैं इसे कहता हूँ, इसे उल्टा कर लो, अब आप नहीं खेलते इसलिए आपकी एज हो गई है। नहीं, खेलो ना खेलो, एज तो बढ़नी है। नहीं, एज तो बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए आपकी एज के कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे 10 साल 15 साल ज़्यादा बूढ़े नज़र आते होंगे और फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसी लेवल पे होगी। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय उस एज उस फिजिकल फिटनेस को एंजॉय कर रहे होंगे जो एक 30-35 इंसान। राइट। तो क्या डिफरेंस है कि उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कैसे किया है। तो आप मेंटली अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, और अगर आप मेंटल विजुअलाइजेशन में ये चीज़ रखते हैं कि यू आर प्लेइंग लाइक अ पर्सन, जब आप यंगस्टर में खेला करते थे, आप उसी इमेज को बार बार रिक्रिएट करेंगे, तो बॉडी जो है, जो माइंड के अंदर आपकी कोडिंग है खुद की बॉडी के बारे में, उसी को रिक्रिएट करना शुरू कर देती है। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो जाएगा, जी जी, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट तो जरूर हो जाएगी। डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। वो एनएलपी में एक बहुत पुराना क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एक मदर अपने बच्चे से, एक बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि मम्मा ये एनएलपी क्या होती है। तो मदर कहती है कि एक काम करो, दादाजी देखो अपने घुटने पकड़ के बैठे हैं ना, दादाजी के पास जाओ, और वो उठ नहीं पाते हैं ना, चल नहीं पाते हैं ना, और उनसे उनके उस जमाने की बात पूछो जब वो दौड़ा करते थे, खेला करते थे, और ज़रा बात करके आओ। तो बोला इससे एनएलपी कैसे पता चलेगी। तो बोला आप करो तो दादाजी पूरा उस जोन में चले गए, बताने लगे। थोड़ी देर बाद दादाजी एकदम उठ के खड़े हो गए, पता है फिर मैं बैट ऐसे पकड़ता था, मैं ऐसे मारता था। अब वो भूल भी गए कि घुटनों में भी दर्द है। तो क्या हुआ, जैसे ही आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है, आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बदल जाती है, आपकी बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है, बहुत कुछ। अभी मैं और आप बैठे हैं, कोई एक सपोज करिए कि कोई एक बुरी खबर आ जाए, एकदम से हमारी केमिकल चेंज हो जाते हैं बॉडी में। क्यों? अभी तक क्या हो गया, हमने कुछ खाया तो नहीं जिससे हमारी बॉडी केमिकली चेंज हो जाए, लेकिन वो थॉट ने प्रोड्यूस कर दिया। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। तो वही चक दे इंडिया फिल्म में जो हॉकी की लड़कियां थी, उनका कोच आमिर खान था। हाँ, तो उसने वही एक तरह से कोचिंग ही, शाहरुख खान था, हाँ शाहरुख खान, सॉरी। तो उसने उनका स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज किया और परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हो गई। बिल्कुल। स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो एनबीए होता है ना बास्केटबॉल का, आपको तो पता होगा। उसमें एक पर्सन, मतलब एक टीम थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उसके कोच ने उसको बुलाया, उनको मतलब जब ब्रेक हुआ तो बुलाया। तो उन्होंने बोला कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप गेम में, आप सब एक्सपर्ट्स हो, चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि सर अब तो हम कुछ भी कर लें, हम जीत नहीं पाएंगे। अब तो हम कुछ भी कर लें, अब हम जीत नहीं पाएंगे, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू विन दिस मैच। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैच के बाद व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, आप आंखें अपने आप से मिला के ये कह सको कि आई गेव माय बेस्ट परफॉर्मेंस। मुझे इससे मतलब नहीं कि गेम जीतेंगे या रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। और पूरा रिजल्ट बदल गया। क्योंकि अब क्या क्या बदल दिया आपने, एक ऐसा कमांड दिया जिससे पूरी स्टेट चेंज हो गई। पहले आप जीतने के लिए खेल रहे थे, अब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए खेल रहे हैं। और अगर आप प्लेयर हैं तो आपको पता है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा। गुड एग्जांपल, यस। तो वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मेरे को पर्सनली बहुत नॉलेज गेन हुई, और मेरे जैसे और भी लोग होंगे दर्शकों में जिनको कि एनएलपी के बारे में नहीं मालूम था या कुछ मिसकंसेप्शंस थी, तो काफ़ी क्लियर हुई। तो एक बार फिर आप बता दीजिए कि आपको अप्रोच करने के लिए आपकी वेबसाइट और आपका कोई इंफॉर्मेशन, आपका ऑफिस, किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोग्राम योर माइंड। तो प्रोग्राम योर माइंड अगर आप इसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे रेड कलर का एक ब्रेन का लोगो जैसा दिखेगा, वो मेरा ही लोगो है, और वहाँ पे मेरे वीडियोस दिख जाएंगे बहुत सारे, और हर वीडियो अपने आप में ट्रेनिंग जैसा है। तो यू आर गोइंग टू गेट इमेंस वैल्यू, वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियोज़ व्यूज़ के लिए नहीं बनाए थे। तो ये 10-15 साल से बन रही है अभी? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मतलब वो तो जो लिस्टेड पब्लिक वीडियोस हैं वो बता रहा हूँ, 700-800 हैं। जो अनलिस्टेड वीडियोस हैं वो हज़ारों में हैं। जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मिल जाती हैं। तो क्या है कि वहाँ यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको यूट्यूब से अर्निंग के लिए नहीं बनाया, मैंने उसको व्यूज़ के लिए नहीं बनाया,
मैंने इसलिए बनाया कि किसी का कोई चैलेंज है बढ़िया। या वो सीखना चाहता है तो वहाँ जाके सीख सकता है। तो वो है सबसे पहला। दूसरा, प्रोग्राम्स के बारे में कोई ज़्यादा जानना चाहता है तो programyourmind.org इस वेबसाइट पे जा सकता है। वहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर पे हैं तो प्रोग्राम योर माइंड से मेरा ऐप भी मिल जाएगा, ऐप अच्छा। डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इनसाइड द कोर्स वीडियोस हैं। और मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप description डाल दे देंगे। सकते हैं। अगर किसी को मतलब रियली हेल्प है पर्सनल काउंसलिंग की, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए टाइम नहीं बचा है और सच में चाहिए, तो फिर वो कांटेक्ट करें। मतलब हर कोई ना करे, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो उसके लिए अभी से सॉरी, लेकिन जिसकी कोई बहुत अर्जेंसी है तो वो करेंगे तो ओवर द जूम या फिजिकली मिलके वो सेशन कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगा ऑफिस का, तो वहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और एक चीज़ और बता देता हूँ, NLP फंडामेंटल्स करके मैं एक प्रोग्राम करता हूँ हर मंथ, ओके। जो मतलब ऐसे प्राइस टैग वाइज बोले तो इट इज़ वर्थ 10,000, लेकिन मैं वो सेशन अभी जैसे अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे लोग रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो 3 days 1.5 hour डेली ट्रेनिंग करके मैं NLP के फंडामेंटल्स लोगों को सिखा रहा हूँ लाइव आके, सो दैट एटलीस्ट फंडामेंटल हर किसी को पता हो, गुड। सो दैट अपनी ज़िंदगी को हम अपने कंट्रोल में ले सकें, बदल सकें। वरना आज किसी की एक बात बुरी लग जाती है, हमारे 3-4 दिन खराब हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। वी डू नॉट नो कि हम उसे यूं बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब तो NLP कैन बेसिक्स तो क्रिएट सबको फास्ट चेंज। मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स जो ये मुझे जितने लोग मेरे NLP कोर्सेज में वो कहते हैं कि सर ये स्कूल में क्यों नहीं सिखाते, ये कॉलेज में क्यों नहीं सिखाते। तो चलो आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगी। वो होगा। अभी महाराष्ट्र के साइकोलॉजी के सिलेबस में NLP भी इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। NLP की एटलीस्ट नाम और बेसिक्स तो डाले उन्होंने। गुड। तो आने वाले समय में और एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेद प्रकाश जी। थैंक यू, कीप इट अप। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत बढ़िया।